फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया शोकेस द पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इलेबोरेट। और ये 250 वर्ड्स का सवाल है, यानी कि 15 मार्क का क्वेश्चन है। अब थोड़ा स्ट्रेटेजिकली देखिए तो सी आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ मॉडल आंसर। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या लिखना है, ये पढ़ के जाओ हो जाएगा। मैं आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू थिंक, कैसे सोचना चाहिए मेंस में। अब ये अगर क्वेश्चन अपने आप में ही देखे तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक तो 3 पेज लिखने हैं, एट द सेम टाइम इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन मेंशन है कि भाई हमें मैन और नेचर के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। और ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो स्टैंडर्ड बुक्स या फिर स्टैंडर्ड नोट्स में हमें आसानी से मिल जाए, तो ये टफ क्वेश्चन है। और जनरली जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं कि मेंस में स्पेशली हमारे पास स्पीड की भी लिमिटेशन है, क्योंकि आप एक हद से ज़्यादा फास्ट नहीं लिख सकते। एट द सेम टाइम आपके पास जो कंटेंट की भी लिमिटेशन होगी और वो टाइम का भी प्रेशर होगा। तो ऐसे सवाल में हमें देखो 15 मार्क्स का सवाल है, यानी कि 15 पॉइंट्स का सफिशियंट। 15 पॉइंट्स लिख दो, जिसमें कि इंट्रोडक्शन आएगा और एंड में कंक्लूजन आएगा और बीच में 15 पॉइंट्स आएंगे। पर ये पर्टिकुलर जो सवाल है इसमें आपके पास इतना कंटेंट नहीं होगा कि आप 15 पॉइंट्स लिख सको। तो यहाँ हमें थोड़ा ब्लफ करना पड़ेगा, थोड़ा गेम को समझना पड़ेगा। तो अब देखो ये सवाल ऐसा है कि जहाँ एक कॉमन सेंस बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है कि भाई मैन और नेचर को कैसे रिलेशन हम एक्सप्लेन करें। तो देखो अगर मैं ये होता, अगर ये मेरे सामने में इसमें सवाल पूछा जाता तो मैं कैसे सोचता, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर मैन और नेचर के बारे में टेम्पल आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में हमें सोचना है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसका कोई डिजाइन होगा। एक टेम्पल बनता है, कोई डिजाइन होगा, अब वो डिजाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई मटेरियल सिलेक्ट किया होगा। अब फिर मटेरियल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी बनाया तो वो स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट्स होंगे अपने आप में, फिर उनमें कोई डेटी होगी, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के पीछे उनके कुछ बिलीफ होंगे। ये जो 5-6 पॉइंट्स हमने सोचे अभी, उसको हम मैन और नेचर के साथ रिलेशन में कंबाइन करें। जैसे कि 5-6 पॉइंट हो गए, हर पॉइंट में हम एक दो चीजें एक्सप्लेन करेंगे और एक आधा एग्जाम्पल डाल देंगे, तो ये अपने आप में 12 से 15 एक ठीक ठाक आंसर बन जाएगा। पॉइंट्स फ्रॉम एक ठीक ठाक आंसर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो देखो टेम्पल आर्किटेक्चर है तो उसका एक डिजाइन होता है। अब नागर स्टाइल में हमें वो शिखर देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल सुमेरु पर्वत जो हिंदू माइथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है, तो ये हम लिख सकते थे। फिर दूसरा पॉइंट कि भाई मटेरियल, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मंदिर बन रहा है तो मटेरियल वही होगा जो वहां लोकली अवेलेबल है। भले ही वो पत्थर से बनता है पर वो वही पत्थर होंगे जो लोकली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल होयसला के मंदिर देखते हैं तो वहां सैंडस्टोन मिलता है। अब उसकी अगर जियोग्राफी या फिर टोपोग्राफी देखिए तो वो भी हमें पता चलता है कि वहां पे सैंडस्टोन बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो होयसला के टेम्पल है वो सैंडस्टोन से बना है। एट द सेम टाइम इलोरा के मंदिर देखो, इलोरा एक इग्नियस रॉक वाला पूरा माउंटेन रीजन है, तो वहां के जो मंदिर है वो इग्नियस रॉक से बने हैं। तो ये भी है कि मैन और नेचर में जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही बनता है कि भाई नेचर में जो अवेलेबल है उन्हीं को उन्होंने टेम्पल में बनाया। फिर तीसरा आता है कि भाई चलो डिजाइन कर लिया, मटेरियल बना लिया, अब उसके कोई स्ट्रक्चर होंगे, वो बनाने में कोई एलिमेंट्स होंगे। अब देखो नॉर्थ के मंदिर है, नागर स्टाइल के मंदिर है, वो हमेशा अपराइज प्लेटफॉर्म पर होता है क्योंकि वो नदी के पास होता है। नदी में फ्लड भी आ सकता है तो मंदिर को डैमेज ना हो इसलिए वो अपराइज प्लेटफॉर्म पर है। पर ये हमें साउथ इंडिया में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि साउथ इंडिया के जो मंदिर है वो साउथ इंडिया में ऑलरेडी बारिश कम होती है तो वहां फ्लडिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वहां के मंदिरों में भी वो चीजें नहीं देखने को मिलती। एट द सेम टाइम साउथ इंडिया के मंदिर में जहां पानी की कमी है तो वहां हमें कुंड या फिर रिजर्वायर मिलता है। सिमिलरली गुजरात के मंदिर में भी मिलता है सोलंकी स्टाइल में, जो मंदिर के स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी हम दिखा सकते थे कि भाई मैन और नेचर कैसे मंदिर आर्किटेक्चर में साथ में एक लिंक बना रहा है। फिर आगे जाते हैं तो वो मंदिर में कोई स्कल्पचर होंगे, डिजाइन होंगे। तो देखो नॉर्थ इंडिया के मंदिर है वहां गंगा और यमुना जो दोआब वाला पूरा फर्टाइल रीजन है, यूपी बिहार वाला पूरा एरिया जहां से हमारी हिंदू संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, तो हमें वहां के स्कल्पचर में भी गंगा और यमुना के स्कल्पचर मिलते हैं, स्पेशली गर्भगृह के बाहर, यानी कि जिसे द्वारपाल कहा जाता है। पर यह हमें साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलता। आर यू गेटिंग मी? तो ये है कि भाई स्कल्पचर आ गया, फिर मंदिर के साइज देखो। अब नॉर्थ इंडिया है तो हमें पता है कि भाई जियोग्राफिकली वो प्लेट टेक्टोनिक रीजन में बहुत सेंसिटिव होता है, वहां अर्थक्वेक भूकंप बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां के मंदिर साइज में बड़े नहीं है पर वो एनलार्ज है, वो फैले हुए ज्यादा है। पर साउथ इंडिया में देखो, साउथ इंडिया एक स्टेबल रीजन है, वहां भूकंप इतने नहीं आते, तो वहां मंदिर बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी टेम्पल देख लो, उसका गोपुरम सबसे बड़ा है। आर यू गेटिंग मी? फिर अब ये हमने डिजाइन कर लिए, मटेरियल सिलेक्ट किया, फिर स्ट्रक्चर किया, फिर उसके एलिमेंट्स बनाए। अब देखो वहां कोई तो डेटी होंगे,
नॉर्थ इंडिया में देखो तो वहां हमें एनिमल वर्शिपिंग इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती। वहां गॉडेस या फिर गॉड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, क्योंकि वहां एक स्टेबल रीजन होने की वजह से, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने की वजह से महाजनपद भी वहीं बने। पर साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में एनिमल वर्शिप हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल विरूपाक्षा टेम्पल ले लो, वहां जो मोनोलिथ बुल है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वहां वहां शिव की तो पूजा होती है, पर नंदी भी वहां बहुत एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। और गेटिंग में सिमिलरली गुजरात देख लो, गुजरात में जैसे वेस्ट जोन पे आता है तो मोढेरा मंदिर है, वो सन को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन इट इज अ कॉस्मिक एनर्जी या फिर एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है उसमें। तो ये हमें रिलेशनशिप दिखाना है। तो जैसे ये हमारे 5-6 पॉइंट हो गए कि भाई डिजाइन में हो गया, मटेरियल में हो गया, उसके एलिमेंट्स में हो गया, स्ट्रक्चर में हो गए, उनकी डेटिंग होंगे। ये 5-6 पॉइंट, हर पॉइंट में हम 3-4 चीजें लिखेंगे तो आराम से ये हो सकता है। और एट द एंड कंक्लूजन में ये भी बता सकते हैं कि भाई एंशिएंट टाइम में जो ये मैन और नेचर का रिलेशन था वो मंदिर के रूप में था, आज नहीं है। आज ये एक स्पिरिचुअल टूरिज्म बन चुका है, कल्चरल टूरिज्म बन चुका है, जिसपे गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल हृदय योजना हो गया, प्रसाद योजना हो गया, देखो अपना देश वाला अभियान हो गया। तो ये क्या है कि भाई मंदिर की जो ओवरऑल एज ए टूरिज्म में हम डेवलप करें। यही चीज हमें देखने को मिलती है कि भाई जैसे राम मंदिर बना तो वो एक कल्चरल होने के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो इसको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे। होप दिस हेल्प।